Students, in today's video lecture we will talk about a digestants and the carminative. First we will discuss the digestants. What is digestant and what is the purpose of digestant in the pharmacology? So first, as its name suggests, it is digestants, means the compounds that helps in the digestion. अब डाइजेशन के जो हेल्प करने की बात है वो बात तब आएगी जब आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर हो रहा होगा. इट मीन्स ये जो भी डाइजेस्टेंट्स की कैटेगरी में आएंगे कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स बेसिकली डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे होंगे. मोस्ट ऑफ द केसेस में डाइजेशन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक चलता है, उसमें बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है एंजाइम्स का. और एंजाइम्स भी कई कैटेगरीज के होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करें, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करें, फैट को मेटाबोलाइज करें. उसी बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं वेदर इट इज लाइपोलाइटिक एंजाइम और वेदर इट इज एमाइलोलाइटिक एंजाइम और वेदर इट इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. तो डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्ट दैट द एंजाइम्स समवॉट और enzymes are also responsible for maintaining the proper digestive mechanism throughout the gastrointestinal tract. So they are the digestants who basically, as I told, they actually aid in the digestion. Digestion को proper करने में help करेंगे. और बेसिकली डाइजेशन को प्रॉपर करने की बात हम तब करेंगे जब हमारा डाइजेशन इम्प्रॉपर हो, या जो डाइजेशन के एंजाइम्स हैं, जो पर्टिकुलर एंजाइम जिस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो. वो कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकती है. तो आपके डाइजेस्टेंट्स को हम जब ने पढ़ा तो डाइजेस्टेंट को हमने सिंपल पढ़ा कि डाइजेस्टेंट के अंदर हम बेसिकली डाइजेशन को इंप्रूव करने वाली चीजों को रखेंगे. और डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं एंजाइम्स होते हैं. जैसे हम बात करें, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कैन बी डाइजेस्टेंट्स, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स कैन बी डाइजेस्टेंट, और द लाइपोलाइटिक एंजाइम्स कैन बी डाइजेस्टेंट, और द मिक्सचर ऑफ दीज ऑल कैन बी अ डाइजेस्टेंट. राइट. सो ये तो सिंपल बात हो गई. अब हम बात करेंगे, ये दो पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैटर मिलेगा इसका डाइजेस्टेंट्स का, वो बहुत ही सिंपल शब्दों में कुछ लाइनों में आधे पेज में लिखा होगा. डाइजेस्टेंट होते हैं, एड इन द डाइजेशन, और बात खत्म. कार्बोनेटिव में होगा एक्सपल्जन ऑफ गैसेज, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पूरा क्लियर डिफाइन नहीं किया होगा. तो यहां पे हम क्लियर कट ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट हर चीज का फ्रेम करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो हमने एंजाइम्स की बात कर ली. अब हम बात करते हैं ये बेसिकली कर क्या रहे हैं. डाइजेशन को इंप्रूव कर रहे हैं, एज अ डाइजेस्टेंट तो यूज कर ही रहे हैं. तो हम इनको एज अ डाइजेस्टेंट अगर यूज कर रहे हैं, इट मींस हम इनको कहां पे यूज कर सकते हैं? हेल्थ टॉनिक्स. और हेल्थ टॉनिक्स में आप हेल्थ टॉनिक कब लोगे डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए? जब आपके पैथोलॉजिकली इंड्यूस्ड एंजाइम की एक्चुअल में डेफिशिएंसी होगी, तभी ये वर्क करेंगे. अदरवाइज अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, नॉर्मल हेल्दी जीआईटी है, तो उसमें अगर आप हेल्थ टॉनिक लेते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. या तो हम इसको किस में यूज करते हैं? कई बार डाइजेस्टेंट्स को हम यूज करते हैं एज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट्स. तो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स मींस एजेंट्स हु रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द डिजायर टू ईट. तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो कि आपको ना समझ में आए. अब देखिए, अगर हम डाइजेस्टेंट्स में हमने इन्वॉल्व कर दिया कि हम बेसिकली एंजाइम्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं डाइजेस्टेंट्स में. हम डाइजेस्टेंट्स में एंजाइम्स के बेसिक पे पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एक्सटर्नली अगर हम एंजाइम एडमिनिस्टर करते हैं और एक्चुअल में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन में जिसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी है, पर्टिकुलर किसी एंजाइम के, लाइक हम अगर स्टमक में बात करें तो पेप्सिन, अगर उसके स्टमक से पेप्सिन का रिलीज कम हो रहा है और हम उसको एक्सटर्नली पेप्सिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बात हमारी डाइजेस्टेंट की इतनी कहने से खत्म नहीं होगी कि हमने बाहर से पेप्सिन दे दिया तो पेप्सिन ने अपना काम किया. बात आती है कि आपने पेप्सिन को बाहर से कैसे दिया. तो आपको थोड़ा सा जो आउटलाइन है, बेसिकली हम इसके कोर में नहीं जाएंगे, बट इनफैक्ट अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने की बात करते हैं तो आपको एंजाइम इमोबिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए. तो देखिए, एंजाइम इमोबिलाइजेशन हम कवर करते हैं. एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है? सपोज करिए आपने कोई एंजाइम की बात की, जैसे अगर मैं बात करता हूं पेप्सिन एंजाइम की बात करता हूं, राइट. तो पेप्सिन एंजाइम जैसे हमको ऑक्स और सीप के स्टमक से मिलता है, वहां से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसकी एक अपनी मैकेनिज्म है. अब आपको इस तरीके से समझना है, कई बार बच्चों में ये कंफ्यूजन ना हो कि अरे एक एंजाइम को कैसे निकाल लिया. तो भाई एंजाइम क्या है? एंजाइम इज ए प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल.
इट हैज देयर स्ट्रक्चर, उसका एक अपना एक स्ट्रक्चर है, बात क्लियर है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर की एफिनिटी किसी कंपाउंड के लिए है, किसी सबस्ट्रेट के लिए है, तो वो सबस्ट्रेट जब उस एंजाइम से बाइंड करेगा तो वो उस सबस्ट्रेट को चेंजेस करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, और एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली एंजाइम इमोबिलाइजेशन में हम उस पर्टिकुलर एंजाइम को निकाल के ट्रेस आउट करके, केमिकल मेथड से उसको ट्रेस आउट करके उसको इमोबिलाइज कर देते हैं किसी ऐसे मीडियम में, लेट सपोज सॉलिड मीडियम में, जो कि उससे वो कंपाउंड मींस वो एंजाइम उस चीज से रिएक्ट ना कर पाए। जैसे हमने कोई कैप्सूल में किसी एंजाइम को इनकैप्सुलेटेड किया, मतलब एंजाइम हमने निकाला और उस कैप्सूल में किसी सॉलिड सपोर्ट में उसको डाल दिया एंजाइम को, तो अब वो जो सॉलिड सपोर्ट है वो एंजाइम उस पर अपना एक्शन नहीं देगा। वो एंजाइम उस समय हम उसको बोलेंगे ना तो ये मूव कर पा रहा है, एक सेट स्पेस में फिक्स्ड है। तब जब एक सेट स्पेस में एंजाइम फिक्स्ड हो, मूवेबल ना हो, डीएक्टिवेटेड हो, या आप कह लो उस पर्टिकुलर स्पैन के लिए जब तक वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं जाता, इनर्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने एंजाइम का किया हुआ है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो सबसे पहले जो कोई भी अगर जीआईटी की प्रॉब्लम आती है इनडाइजेशन की, टेक्निकली इनडाइजेशन ऑफ द जीआईटी इज कॉल्ड एज डिस्पेप्सिया। तो इनडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम आती है और आपको उसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को उस एक्चुअल एंजाइम को बाहर से एडमिनिस्टर करने की ठीक बात करते हैं हम, तो यहां पे सबसे पहले हम पॉइंट कंसीडर करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। बाय मेथड एंजाइम इमोबिलाइजेशन वी immobilize the enzyme, we extract out the enzyme and immobilize in a solid support or any other glass support, right? तो इन सपोर्ट में हम उसको इमोबिलाइज करेंगे और इमोबिलाइजेशन के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए जीआईटी ट्रैक में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से एंजाइम, बेसिकली हमारा अगर एंजाइम के अलावा भी जैसे अगर डाइजेस्टेंट की बात करें तो HCl भी एक डाइजेस्टेंट होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका डाइजेस्टेंट्स केवल एंजाइम्स हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एंजाइम्स होते हैं जीआईटी के केस में। HCl भी डाइजेस्टेंट की तरह हेल्प करेगा, पेपेन भी करेगा, पैंक्रियाटिन भी होगा, डायस्टेसिस भी होंगे। तो वन बाय वन इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। काफी आसान टॉपिक है, लेकिन कुछ जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे अगर हम HCl की बात करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका HCl का लेवल स्टमक में कम हो गया, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्लोरहाइड्रिया, राइट? Achlorhydria is a pathological state in which there will be the insufficient, or you can say there will be the absence of what, HCl. Absence of HCl in the stomach is achlorhydria. तो उस अब आपको पता होना चाहिए कि अगर HCl नहीं है तो HCl नहीं है तो HCl के जो फंक्शन थे वो अब नहीं होने वाले। HCl के क्या फंक्शन थे भाई? HCl का फंक्शन ये था कि वो पेप्सिन एंजाइम को, पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मींस पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले अगर HCl को हम बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे तो उसकी अपनी एक मैकेनिज्म है। 5 to 10 ml of 10% diluted HCl is further diluted up to 100 to 200 ml and taken with the straw, और उस समय यह ध्यान दिया जाता है कि टीथ से आपके टच ना हो ड्यूरिंग द मील, खाना खाते समय। बात समझ में आ गई इतनी? अब इसके बाद हम ओवरऑल HCl का क्या फंक्शन है इसे थोड़ा रिलेट कर लेंगे। HCl क्या करने वाला है? सबसे पहले बैक्टीरिया किल होंगे, तो हमारा ये जो मैकेनिज्म है, डिक्रीज्ड पीएच पेप्सिनोजेन HCl नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक्लोरहाइड्रिया की। तो HCl नहीं है, इट मींस एक्लोरहाइड्रिया की स्टेट में HCl नहीं है। अगर HCl नहीं है, चूंकि HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता था, इट मींस अब पेप्सिनोजेन अनफोल्ड होके जो ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी के थ्रू पेप्सिन बनाता है वो अब नहीं बनाने वाला, क्योंकि कम पीएच में ये काम होता है। जब HCl ही नहीं है तो पीएच कम नहीं है, पीएच क्या हो चुका है, रेज हो चुका है। तो decreased pH of pepsinogen does not unfold and does not autocatalytic reaction will be there and pepsin will not be produced. तो इस केस में क्या होगा, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म उसका नहीं बनने वाला। तो अब अगर हम HCl देते हैं तो ये चीज हमारी मैनेज हो जाएगी, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में बनने लगेगा। दूसरा क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ। HCl क्या करता है, डायरेक्ट किल करता है किसको, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया का अगर HCl देंगे तो बैक्टीरियल का ग्रोथ भी आपका होने लगेगा, ये HCl के एब्सेंस में नहीं हो रहा होगा। लोअर लेवल ऑफ HCl ट्रबल प्रोड्यूसिंग पेप्सिन।
तो ये पहले वाले पॉइंट से ये हमारा क्लियर हो गया। किस तरह हम देते हैं, जो कि मैंने बोला 5 से 10 ml डाइल्यूटेड HCl की बात की, 5 to 10 ml ऑफ डाइल्यूटेड HCl, 10% HCl फर्दर डाइल्यूटेड अप टू 100 to 200 ml एंड टेकन विद द स्ट्रॉ, और ध्यान में रखते हैं कि टीथ पे आपके टच ना हो। तो इस तरीके से आप HCl को एज ए डाइजेस्टेंट यूज करते हैं। उसकी क्या हेल्प है, कौन सी मैकेनिज्म, पेप्सिन में क्या रोल है, वो आपको क्लियर हो गया। सेम इसी तरह स्मॉल एंजाइम्स लाइक हम पेप्सिन की बात करें, पेपेन की बात करें, पैंक्रियाटिन की, डायस्टेज की, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर पेप्सिन की हम बात करते हैं, बाहर से पेप्सिन देने की बात करते हैं, तो पेप्सिन हम देने की बात करेंगे तो कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है लाइक इफ वी टॉक अबाउट द गैस्ट्रिक एकाइलिया, गैस्ट्रिक एकाइलिया ये भी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ HCl और पेप्सिन एंजाइम इन विच देयर विल बी एक्यूट गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, जिसमें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन कम होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से ये क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब आपका HCl की क्वांटिटी होगी, लाइक एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है। तो ये आपका पेप्सिन किससे मिलता है आपको, ऑक्स और सीप के स्टमक से मिलता है। सेम हम बात करेंगे पेपेन, पेपेन एक एंजाइम है जो कि रॉ पपाया से मिलता है, अनराइप्ड पपाया से मिलता है, तो इसको भी, इस एंजाइम को हम यूज करते हैं फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। पैंक्रियाटिन, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपका पैंक्रियाज वर्क नहीं कर रहा है, पैंक्रियाज के थ्रू जो पैंक्रियाटिक फ्लूइड निकल रहा है वो प्रॉपर नहीं निकल रहा है, तो वहां पे आप मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स लाइक पिग पैंक्रियाज यूज करते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में। यहां पे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज इसका यूज करते हैं। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो हम पैंक्रियाटिक यूज कर रहे हैं वो जो कैप्सूल में, जिस कैप्सूल के फॉर्म में हम उसको लेते हैं, तो वो जो कैप्सूल होगी वो एंटेरिक कोटेड होगी, क्योंकि पैंक्रियाज का जो रिलीज है वो कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में। तो स्टमक से वो चीज डिग्रेड ना हो तो उससे बचाने के लिए उसको एंटेरिक कोटेड कर देते हैं। तो पैंक्रियाज के केस में आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। डायस्टेज के केस में सेम एमाइलोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करेंगे। इसके बाद ये कहाँ से मिलता है, फंगस, एस्परजिलस और आईजी से। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं डाइजेस्टेंट्स का, जो बहुत ही एक तरीके से कह लो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है ये। आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन का डाइजेस्टेंट्स में क्या रोल है, डिस्पेप्सिया टेक्निकली क्या होता है, और किस तरीके से ये जो है कौन कौन से एंजाइम हम एज ए डाइजेस्टेंट यूज़ करते हैं। एक सपोर्टिव कंपाउंड हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर के केसेस में, आपके डाइजेस्टेंट्स में भी होता है, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स में भी वो सपोर्टिव कंपाउंड होता है। वो क्या है उसको देख लेते हैं, वो भी मेंशन्ड है, मेथाइल पॉलीसिलॉक्सिन। अब मिथाइल पॉलीसिलॉक्सिन अपने आप में एक फार्माकोलॉजिकल इनर्ट कंपाउंड है। ये फार्माकोलॉजिकल इनर्ट होने की वजह से ये करता क्या है, ये बेसिकली सिलिकॉन का पॉलीमर है, सिलिकॉन का पॉलीमर है। जितनी ज़्यादातर जो डाइजेस्टेंट सिरप्स होती हैं उनमें होता है। इसका पर्पज क्या है, विस्कस एम्फीफिलिक लिक्विड होता है और ये सरफेस टेंशन को कम करता है। जब कोई चीज सरफेस टेंशन को कम करेगी इट मीन्स वो किसी एक बैरियर को खत्म कर रही है, और बैरियर को खत्म कर रही इट मीन्स जो फ्रोदिंग होगी, गैस का फॉर्मेशन होगा, उसको वो एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगी। तो बेसिकली इसका नाम इसलिए लिया मिथाइल पॉलीसिलॉक्सिन का। इसका बहुत बेहतर मैकेनिज्म वेल क्लियर अभी तक नहीं है। इसके में फिर यही कहा जाता है कि मिथाइल पॉलीसिलॉक्सिन सिलिकॉन का पॉलीमर है जो कि ज़्यादातर डाइजेस्टेंट में एक सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह यूज होता है। तो ये आपका एक डाइजेस्टेंट्स के पॉइंट थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स की हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की इसकी किसकी, डाइजेस्टेंट्स की, राइट। तो डाइजेस्टेंट में जिस तरह हमने पढ़ा कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उसी तरह कार्मिनेटिव का फंक्शन क्या है। कार्मिनेटिव में कई बार क्या होता है, जीआईटी की जो ट्रैक है, जीआईटी का जो ट्रैक है उसके अपर एब्डोमेन में, अपर जीआईटी ट्रैक में, उसमें गैसियस का फॉर्म, गैस का फॉर्मेशन, गैस बबल्स का फॉर्मेशन, उस ब्लोटिंग की वजह से, फ्लैटुलेंस की वजह से, उसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है, वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, राइट, वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं गैस की प्रॉब्लम, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, और उसको जो ट्रीट करने का पार्ट होता है वो कार्मिनेटिव्स का होता है। मींस कार्मिनेटिव को आप सिंपल समझो कि ये गैस को पास कराने वाली दवाएं हैं जो गैस पास कराती हैं। तो कार्मिनेटिव्स में बेसिकली हम बात कर रहे हैं मेनली टेक्निकली अगर बोले, प्रमोट एक्सपल्जन ऑफ गैसेस फ्रॉम द जीआईटी एंड इंक्रीज द वार्म फीलिंग एंड द इंक्रीज द कंफर्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन।
इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। बात करेंगे NaCO3, पेपरमेंट ऑयल, जिंजर ऑयल या कार्डमम टिंचर। और इसमें कई बार हम जितने जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस में जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो मैक्सिमम के केस में कार्बोनेटिव फंक्शन यूज करता है। इनकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है लाइक 0.6 से 15 ग्राम, 0.06 से 0.1 ml, ये 0.6 से 1 ml, 1 से 2 ml कार्डमम टिंचर। तो इनका बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये चीज तो कोई भी पढ़ के इसको समझ जाएगा कि हाँ भाई रेंज इतनी इतनी है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से गैस को पास कराती है। देखिए सिंपल सा है कि अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, ये दिस इज व्हाट, दिस इज ईसोफेगस एंड देयर इज दिस इज स्टमक, ये स्टमक है। अब यहां पे क्या होता है, ईसोफेगस से जस्ट और स्टमक से लगा हुआ देयर इज व्हाट, लोअर ईसोफेगल इंस्फिंक्टर। तो वो इंस्फिक्टर क्या होता है, इंस्फिक्टर क्लोज होता है कब, जब ये यहां से फूड का आप क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, तो ये लोअर ईसोफेगल इंस्फिक्टर ओपन हो जाएगा और फूड यहां आ जाएगा। लेकिन जब आप खाना नहीं खा रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हम लोअर LES कैपिटल में बोलते हैं, लोअर ईसोफेगल इंस्फिक्टर के रिलैक्सेशन की जब बात करते हैं, रिलैक्सेशन का मतलब हम बोल रहे हैं कि रिलैक्स होना मींस आसानी से इसको फूड को प्रेशर डाल के इसको खोल देना, मींस ये रिलैक्स है, ये प्रेशर नहीं डाल रहा है। तो रिलैक्सेशन के केस में ये क्या कर देता है, ओपन हो जाता है। और जब ओपन होगा तो जो फूड कंटेंट है वो आसानी से कहां पे जा सकेगा, स्टमक में। सेम यही फंक्शन हमारा कार्मिनेटिव्स का होता है। कार्मिनेटिव्स क्या करते हैं, रिलैक्सिंग लोअर ईसोफेगल इंस्फिंक्टर। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखिए लोअर ईसोफेगल इंस्फिंक्टर को जब आपने रिलैक्स किया, देन द ऑल द कंटेंट ऑफ द फूड प्रेजेंट इन द ईसोफेगस दैट इजीली पास टू द स्टमक एंड दे मेटाबोलाइज। आप ये कह सकते हो कि जो फूड का प्रोपल्जन था ईसोफेगस से स्टमक में, वो आपने बढ़ाया। उसके बढ़ाने से आपने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया किसको, ब्लोटिंग को, क्योंकि ब्लोटिंग में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन गैस स्टमक के GIT के लुमेन में होता है या स्टमक में होता है। तो आपने जब फूड कंटेंट को इजीली ईसोफेगस से जल्दी जल्दी आप पास करा रहे हैं, तो अब हम नेक्स्ट इसकी एक मैकेनिज्म को हाइपोथेटिकली इस तरह रिलेट करके कुछ ऑथर बोलते हैं कि LES को रिलैक्स करता है। और सेकंड क्या पार्ट है, लोकल इरिटेंट। जितना भी अगर हम बात करें इन ऑयल्स की, वोलेटाइल ऑयल्स की, दे ऑल आर एक्चुअली लोकल इरिटेंट फॉर द ल्यूमेन। ये लोकल इरिटेंट की तरह काम करते हैं। और जब लोकल इरिटेंट की तरह काम करते हैं तो बेसिकली हम लोग का ये कॉन्स्टिपेशन से कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कोई भी एनी सब्सटेंस दैट काजेज द इरिटेंसी इन द GIT lumen दैट रिफ्लेक्सली प्रमोट व्हाट, दैट रिफ्लेक्सली प्रमोट, क्योंकि बॉडी जो चीज इरिटेशन कॉज कर रही है, बॉडी उसको एनी हाउ क्या करना चाहेगी, फॉरवर्ड मोशन से रेक्टम के थ्रू उसको बाहर निकालना चाहेगी। इट मींस आप कह सकते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बॉडी बढ़ाना चाहेगी। और सेम मैकेनिज्म है कार्मिनेटिव्स की, दे आर एक्चुअली लोकल इरिटेंट इरिटेंट इन नेचर एंड प्रमोट रिफ्लेक्स पेरिस्टालिसिस। रिफ्लेक्स पेरिस्टालिसिस मीन मूवमेंट ऑफ, ये तो मूवमेंट ऑफ जब एक्सपल्जन होगा, एक तरीके से तो LES को रिलैक्स करके फूड का कंटेंट जल्दी आया, ये भी एक प्रोपल्जन है एक तरीके से फूड का आगे मूवमेंट। और लोकल इरिटेंट मगज की वजह से रिफ्लेक्स पेरिस्टाल्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो फूड जल्दी जल्दी टुवर्ड्स द रेक्टम मूव करेगा। इट मींस फूड जल्दी जल्दी करेगा, इट मींस हम रिलेट कर रहे हैं किससे, गैस से। तो आप किस गैस पास करने में क्या होगी, कार्मिनेटिव्स। जो भी गैस है, डिस्कंफर्ट की फीलिंग है, वो आसानी से आपको कंफर्टेबल फीलिंग होगी गैस पास। अब इसका यूज क्या है, देखिए सिंपल सा, फ्लैटुलेंस डिस्पेप्सिया। भाई इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया मींस इनडाइजेशन, इनडाइजेशन और फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस मतलब गैस का बनना, इनडाइजेशन की वजह से जो गैस बन रही है। नंबर 2, रीगर्जिटेशन ऑफ मिल्क इन इन्फेंट्स। बच्चों में क्या होता है, मिल्क पिलाते हैं तो बच्चे बार बार उसको बाहर कर देते हैं, रीगर्जिटेशन कर देते हैं। तो उसमें कई बार ये होता है कि जब बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो निप्पल्स से या बाहर से एक्स्ट्रा एयर जो इनहेल कर लेते हैं, उस एयर को जो पेट में गैस बनती है, ऑक्सीजन लिया, फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो नहीं निकल पाई जल्दी जल्दी उसके पीने की वजह से, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको रीगर्जिटेट करते हैं। तो उसको रिलीज करने के लिए कई बार हम क्या यूज करते हैं, कार्मिनेटिव्स का। तो वहां पे भी हम बोलते हैं कि रीगर्जिटेशन ऑफ मिल्क में हम कार्मिनेटिव्स का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टेंट्स एंड द कार्मिनेटिव। बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन कंसेप्ट आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस्ड रखना है। इसमें आपको चूंकि बहुत ही मतलब आप इसको कंसेप्चुलाइज करके पढ़ना है, किस तरीके से कार्बोनेटिव गैस पास करने में हेल्प कर रहे हैं और किस तरीके से डाइजेस्टेंट्स जो है कहां कहां पर हेल्प कर रहे हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टेंट्स एंड द कार्मिनेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ कंटेंट आपको लगा कि इसमें मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स या किसी भी बेसिस पे आपको कंटेंट कुछ समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।